हेलो, नमस्कार, राम राम। अब सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, मतलब चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल बचा हुआ था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो कर लिए थे। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन और 10-11 क्वेश्चन बचा उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो इस बार क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12। 11 क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज़ 25 मीटर हाई। मतलब एक लंबा सा हॉल है, उसका जो सीलिंग है वो 25 मीटर हाइट पे है। आगे पहले व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। तो एक बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो एक कुछ ऐसा बना दें हम, जैसे मान लो ये हो गया उसका सीलिंग, ठीक है, और ये हो गया अपने पास ग्राउंड, ठीक। और ये जो ग्राउंड से सीलिंग का हाइट है वो दे रखा है 25 मीटर, ठीक। अब एक बॉल को फेंका जा रहा है। अब बॉल को फेंका जा रहा है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिना इस सीलिंग को टच किए हुए, यही अपने को बताना है। तो सबसे पहले अगर बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं, बॉल को अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो किसी एंगल पे फेंक रहे होंगे जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे। किसी वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे जिस जो दे रखा अपने को, जो बॉल को फेंका जा रहा है यहाँ से। तो ये जो वेलोसिटी है अपने पास, ये वेलोसिटी कितना दिए रखा अपने को, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, मतलब एक तरह से हमको रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला मालूम है अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन रेंज निकालने के लिए जैसे मान लो अगर हमको आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो क्या होता है, वैसे हमको याद नहीं, हम तो देख लेंगे, मेरा 11 प्लस हो चुका है, तुम लोग को याद करना पड़ेगा। तो जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है। ये होता है आर का फॉर्मूला। अब यहाँ से इसको अरेंज करके एक और लाइन लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है ये 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 हो गया साइन थीटा, थीटा तो मालूम ही नहीं है अपने को, कॉस थीटा थीटा मालूम ही नहीं है, जी का वैल्यू 9.8। मतलब सारा वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिला के अपने को थीटा रखना पड़ेगा, तो थीटा तो मालूम नहीं है। अब थीटा निकालने के लिए ये जो है अपने पास, ये जो एच दे रखा है, हॉरिजेंटल हाइट दे रखा है, हॉरिजेंटल ये जो वर्टिकल हाइट दे रखा है अपने को, उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब अपने पास एच का भी फॉर्मूला होता है। एच कहने का मतलब हाइट के लिए, हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब यहाँ से h अपने पास है 25, u है अपने पास 40 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है अपने को, अपॉन में g का वैल्यू 9.8। और g के बारे में कुछ बोल रखा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। तो अब ये सारा चीज़ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सारा चीज़ जब हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका जो भी वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो कुल मिला के जो थीटा का वैल्यू आएगा, सॉल्व करना है। देखो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो हम लोगों को सारा वैल्यू नहीं मालूम है, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी दे रखा, टेन थीटा का, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा कि थीटा अगर इतना आएगा तो उसका वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मदद रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट थीटा का वैल्यू बता रहे हैं, वो आएगा अपने पास 0.554। अब यही 0.554 का हम लोग यहाँ पे रख देंगे थीटा की जगह पे। तो अगर थीटा की जगह पे 0.554 रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा साइन थीटा का। वैसे कॉस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे रख देंगे 0.554। जब सबको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है अपने पास, वैसे ये साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है, थीटा का नहीं साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है। ये वाला जो चीज़ है थोड़ा सा इरेज कर दें, तो साइन थीटा का वैल्यू ये, तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग साइन थीटा के जगह पे 0.554 रख दें। 2 साइन थीटा था 0.554, और कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 0.83। अब ये कैसे निकला तो ये भी बता दें, एक आइडेंटिटी करके फॉर्मूला होता है अपने पास। आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ऐसा समझो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन का वैल्यू निकालना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में लिखेंगे, या फिर कॉस का वैल्यू निकालना हो, मतलब इसी को उल्टा करते हैं हम लोग, कॉस का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में।
यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू जो अपने पास आया था सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ 0.833 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 0.833। सारा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो तुम लोग के हवाले है कि तुम लोग को सॉल्व करके आंसर ले आना। तो ये आ गया अपने पास रेंज। हम बस ये बताना चाहते कि किस किस फॉर्मूले का कैसे कैसे इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बाकी सॉल्व अगर खुद से ट्राई करके देखना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। मतलब एक बॉल को फेंका जा रहा है क्रिकेटर द्वारा, और मैक्सिमम हॉरिजेंटल मतलब ये बॉल है, इसको कुछ इस तरीके से थ्रो कर रहा है, और ये जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बॉल कितना 100 मीटर का। हॉरिजेंटल मतलब यही डिस्टेंस हो गया, एक तरह से अपने पास रेंज है, और ये कितना रेंज दे रखा है 100 मीटर का। तो आर निकल गया अपने पास। आगे कह रहा है कि हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। पूछ रहा है इसी बॉल को कितने हाइट में फेंका जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, इस लोग यहाँ पे बात करना मैक्सिमम, ये जो बॉल फेंका गया है मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कहने का मतलब आर मैक्स है ये, और आर मैक्स का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है, कंडीशन सप्लाई होकर ये फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी। आर मैक्स कितना है 100 अपने पास, और जी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखा तो 9.8 ले लेंगे। यू स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 980, और साथ में हो जाएगा यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना गया 980। हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम कितने हाइट तक इस बॉल को फेंक सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम कितने हाइट तक इस बॉल को फेंक सकते हैं, इसी बॉल को मैक्सिमम कितने हाइट तक फेंका जाएगा। तो इनिशियली हम उसको कितने से फेंक रहे हैं 900 से, इनिशियल वेलोसिटी मिली है। अगर हम उसको हाइट तक फेंक रहे हैं, मतलब इस बॉल को हम लोग को हाइट में फेंकना है, ये हाइट नहीं निकालना, हाइट में फेंकना, मतलब इस बॉल को अब सीधा सीधा ऐसे फेंक रहा है। तो अगर ऐसे फेंकना है तो इनिशियल जो वेलोसिटी है अपने पास 980, अब फाइनली ये बॉल कहीं भी पहुंचेगा तो रुक जाएगा। तो ये बॉल यहाँ पहुंचा, मान लो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब यू तो इतना हो गया, हम लोग इस साइड से फेंक दे रहे हैं, इस स्पीड से फेंक दे रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जी लगेगा जो नीचे की तरफ हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे -9.8। ठीक, अब निकालना है कि अपने को हाइट एक तरह से निकालना। हाइट कहने को यहाँ पे हम 1D मोशन में एस बोल देंगे। अब यहाँ से क्या इस्तेमाल कर ले, तो मेरे को सीधा सीधा याद आता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये याद आ रहा हमको। क्यों, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, u है अपने पास 980 का स्क्वायर प्लस 2 है -9.8 है, और s यही निकालना है कितना डिस्टेंस वो बॉल ट्रैवल कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस वो बॉल ट्रैवल कर रहा है, फिर इसको सॉल्व करके निकालना है। तो जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50। यहाँ 980 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी है, एक बार इसको देख लेना। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, तो एस हो गया अपने पास 50। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 क्या कह रहा है, स्टोन टाइड टू एन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वेल्ड इन अ हॉरिजेंटल सर्कल। हॉरिजेंटल सर्कल में इस तरीके से घुमा रहे हम लोग। ठीक है, एक होता है इस तरीके से घुमाना, ठीक, ये नहीं घुमा रहे हम लोग, इस तरीके से घुमा रहे हैं। हॉरिजेंटल सर्कल मतलब ये हो गया। तो हम फिलहाल यहाँ जो बना रहे हैं इसी तरीके का बना दे रहे हैं जो वर्टिकल शेप में दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लो ये हो गया, अपने को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, इसको ले लिए लूप हम लोग। ठीक, इसमें इसका जो रेडियस है वो दे रखा अपने को, तो कितने रेडियस में घुमा रहे हैं इसको, स्टोन को टाई करके 80 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर है, इस सेंटर से इस स्टोन को यहाँ पे टाई किया गया है, और ये जो दूरी है अपने पास 80 सेंटीमीटर, इसको घुमाया जा रहा है। कह रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं। ठीक है, इफ़ द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, तो कह रहा है 14 रिवॉल्यूशन लगा रहा है कितने देर में, 25 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी निकालना तो 1 सेकेंड में कितना लगा देगा, 1 रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहाँ अभी फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो पहले देखते हैं आगे क्या क्या है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास, ये कंडीशन, ये क्वेश्चन दे दिया। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, और डायरेक्शन निकालना है, और
व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन। अब देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन हम लोग बता दें। डायरेक्शन यहाँ पे होगा सेंट्रीपिटल एसेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल क्यों होगा? क्योंकि अब अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में ही दे रखा था कैसे घुमाया जा रहा है इसको, कांस्टेंट स्पीड से। अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा, तो उसके पास दो तरीके का एसेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है टेंजेंशियल। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एसेलरेशन नहीं होगा। तो केवल यहाँ पे जो होना वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, और वो अंदर की तरफ होगा। इसको हमने AC से दिखा दिया। तो पूछा था डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर। अब टुवर्ड्स सेंटर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करा रहे हैं तो एक ही एसेलरेशन होगा जो होगा सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन तो निकाल दिया। अब हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन। तो ये पता चल गया यहाँ पे कैसे एसेलरेशन रहा, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन लग रहा। तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को अगर हम लोग बात करें तो रिलेट कर सकते हैं 2 पाई न्यू से। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, स्क्वायर आर हो गया, यहाँ हो गया 2 पाई का मतलब हो गया 22/7। और फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो चीज़ दे रखा 14 रिवॉल्यूशन, 14/25, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लेकिन उसको लिखे नहीं थे। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 14/25। कैसे हो गया, 1 सेकंड में जो चक्कर लगाएगा वही हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। और आर कहने का मतलब रेडियस कितना दे रखा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है 80। इसको चेंज करके ये जो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आता है रेडियन में, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर मीटर, वो अपने हिसाब से आंसर आएगा। तो सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर हम डायरेक्ट लिखते रहे, वो आ जाएगा 991.2, और ये आ रहा है सेंटीमीटर, मतलब इसको चेंज नहीं किया गया, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को, बिना सॉल्व के नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये अपने पास आंसर आएगा। और बहुत हार्ड अगर ये बनता है तो उसको वहीं पे छोड़ के डायरेक्ट यूनिट के साथ लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग को डेसिमल में सॉल्व करके आंसर ले आना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये समझ आएगा उम्मीद करते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपने पास, कह रहा है कि एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजेंटल। वहाँ पे हम लोग देखें कि स्टोन को भी हॉरिजेंटल घुमाया जा रहा है, यहाँ पे भी ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। कोई एयरक्राफ्ट है हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो रेडियस है वो कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कहने का मतलब सीधा हम लिख दें 1000 मीटर। फिर कह रहा अभी तो स्टेडी स्पीड, स्टेडी मतलब यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड है, और वो कितना है 900 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी है 900 किलोमीटर पर आवर, इसको इस मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में दे रखा। आगे हम लोग बात कर ले, क्या बोल रहा है, कंपेयर द सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। तो ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि अगर हॉरिजेंटल लूप या सर्कुलर मोशन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास एक ही एसेलरेशन होगा जो होगा सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। तो अपने को निकालना है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन का ये जो दे रखा, वो देखो वहाँ पे अपने को दे रखा था रिवॉल्यूशन टाइम, तो वहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्पीड और रेडियस दे रखा, तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, v²/r वाला। सेंट्रीपिटल एसेलरेशन का अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग टर्म्स के साथ। तो वो था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ये है अपने पास स्पीड के साथ। तो v²/r, v कहने का मतलब है 250 का स्क्वायर अपॉन में r कहने का मतलब है 1000। तो 250 इंटू 250 अपॉन में 1000। तो ये देखो सिंपल है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो 625 डिवाइडेड बाई, तो ये आएगा 62.5। तो यह है अपने पास सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एसेलरेशन विथ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन आया है इसको कंपेयर करना है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g के साथ। तो ये अपने पास 62.5 और g होता है 9.8। डेसिमल दोनों का हट जाएगा, 625 और 98 आएगा। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, रेशियो में लिखना हो तो रेशियो में लिख सकते हैं, और वैसे ही लिखना हो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये अपने पास डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुछ था नहीं, ये भी एक रिलेशन था, फार्मूला मालूम है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सेक्शन 16 क्या है, एक तरह से है ट्रू फॉल्स, और रीज़न भी देना अपने को। तो इसमें जो पहला है उसको देखा जाए, तो इसमें ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नेट एसेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द रेडियस ऑफ सर्कल। अब नेट एसेलरेशन बोल दिया, अगर ये केवल बोलता है कि कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब उसका एसेलरेशन हमेशा सेंटर को, तो ये बात सही होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नेट एसेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर, ये बात तो गलत बोल रहा है।
क्योंकि अगर हम लोग बात करने जाएंगे, जैसे मान लो ये हो गया अगर सर्कुलर और यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक एक्सेलरेशन ये होता है, एक टेंजेंशियल होता है। नेट निकालेंगे तो नेट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये टुवर्ड सेंटर नहीं होता, टुवर्ड सेंट्रल होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल होता है अपने पास टेंजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बात गलत हो गया। रीज़न बता सकते हैं कि टुवर्ड्स सेंटर जो होता है केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन नहीं होता है। अब चलते हैं इसी में का बी नंबर, फॉल्स है तो रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट पे, वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो टेंजेंशियल हो जाएगा पाथ ऑफ द पाथ में मूव करा रहे किसी चीज़ को। ये हो गया अपने पास कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। ये तो ट्रू बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर जो है पार्टिकल का किसी पॉइंट पर अगर निकाल रहे तो हमेशा किस पाथ में होगा, टेंजेंशियल होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इधर चाहे इधर ही हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो ये टेंजेंशियल है। ये बात सही बोल रहा है। ठीक है, तो आगे बात कर ले। सी नंबर, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। तो ये बात भी एक तरह से ट्रू है। अब कैसे है वो बता देते हैं। जैसे मान लो अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 2 पॉइंट ले लें, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ये हो गया सेंटर। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को देखेंगे, मतलब इन्हीं दोनों पार्ट को देखा जाए, ए और बी, मतलब इनिशियली वो एक जगह पे था, पास्ट में वो बी आया, और एक ऐसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब एक ही एक्सेलरेशन है इसके पास, जो टुवर्ड्स का है सेंटर। तो यहाँ होगा टुवर्ड सेंटर ये होगा, यहाँ होगा तो टुवर्ड सेंटर ये होगा। तो अगर दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। यही वो चीज़ बोला है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल। तो ऐसे मान लो किसी और पोजीशन पे ले ले, पूरा एक साइकिल लेना, जैसे मान लो यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं पे ख़त्म कर रहा हो, तो यहाँ पे जब है वो चीज़ तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ भी तो पहुँचेगा। यहाँ पे है कोई चीज़ तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे भी तो पहुँचेगा। तो कंप्लीट एक साइकिल, जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया है, वापस यहाँ आना है उसको, तो एक साइकिल जब पूरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं डायमेट्रिकली अपोजिट हर एक पॉइंट मिलेगा अपने को, और हर एक के लिए एवरेज निकालेंगे तो अपने को क्या निकल के आएगा, नल। क्योंकि जैसे मान लो अगर इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये पॉइंट उसको कैंसिल करेगा, इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये पॉइंट उसको कैंसिल करेगा, यहाँ देखेंगे तो ये कैंसिल करा। तो पूरे साइकिल के लिए अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने को क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो ये बात भी क्या है अपने पास, ट्रू है। तो उम्मीद करते हैं तीनों समझ आएगा। तीनों कुछ था नहीं, ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 17 पे आ गए हम लोग। इसमें क्या रहा है कि द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन। तो पोजीशन जो है आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ ऐसा दिया हुआ, 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, वेयर टी इज इन सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ द प्रॉपर यूनिट आर टू बी इन मीटर। कह रहा है कि फाइंड, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड वी एंड ए, ये फाइंड करना। इसी में बी क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। आप दोनों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लिए। ये कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अगर अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है और वेलोसिटी निकालना, तो अपने को मालूम है डी बाई डी टी करते हैं हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी टी जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिख देंगे 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप। बस यहाँ डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, सब आसान है। तो डिफ्रेंसिएशन एक एक करके करेंगे। टी के रेस्पेक्ट में है तो टी के रेस्पेक्ट में है तो 3 कॉमन, मतलब 3 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। टी का करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आएगा 3 आई कैप माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा। तो 2t जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t जे कैप हो जाएगा। अब 4 केवल कांस्टेंट हो तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो कुल मिला के जो अपने पास आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर, वो आ रहा है 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप। तो अपने को बोला था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, तो हम लोग वेलोसिटी तो निकाल दिए। अब निकाल देते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी किसका, v का, वेलोसिटी वेक्टर का। तो डी बाई डी टी वेलोसिटी वेक्टर में क्या लिखेंगे हम लोग, 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप। अब एक एक करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 4t, तो 4 कांस्टेंट बाहर, t का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो यहाँ पे कुल मिला कर आ जाएगा 4 जे कैप। तो जो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया अपने पास कितना आ गया, माइनस ऑफ 4 जे कैप। वेलोसिटी निकाल दिया हम लोग, एक्सेलरेशन निकाल दिया, मतलब पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा निकालना वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालना है। और कब निकालना है ये,
2 सेकेंड्स पे निकालना है। तो हम इसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्से को साफ़ कर देते हैं और यहीं पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। कब निकालना है? 2 सेकेंड्स पे निकालना है। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पेन का कलर से वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा? अंडर रूट में एक्स आई स्क्वायर वाला आई कैप वाला स्क्वायर प्लस जे कैप वाला स्क्वायर। तो आई में गया अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस नहीं यहाँ प्लस होता है। जे के साथ क्या 4t है, 4t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? टी के जगह पे 2, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 4 2 जा 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 64, 64 और 9 हो जाएगा अपने पास कितना? 6 और 3 73। तो अंडर रूट में 73, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा? डायरेक्शन निकलेगा tan थीटा से, और tan थीटा मतलब y अपॉन में x हो जाएगा। y यहाँ पे क्या अपने पास? y ये है 8 और x के अपने पास 3 है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ निकल के आ जाएगा। वो अपने पास हो गया tan थीटा, या थीटा निकालना हो तो tan इनवर्स करके लिख देंगे। तो ये अपने पास डायरेक्शन निकल गया। तो मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए, डायरेक्शन भी निकाल दिए। कब निकाल दिए? 2 सेकेंड पे। टाइम कुछ और होता तो टी का वैल्यू कुछ और पुट करते। उम्मीद करते समझ आया, कुछ था नहीं, नर्सरी क्लास वाला क्वेश्चन था, बस गलती से दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस हिंट देते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्व तुम लोगों को करना है, एक बार ट्राई खुद से करना जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल्स टू 0 विद अ वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा? 10 जे कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हो गया। एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दे दिया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा कितना? 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप से मूव कर रहा, ठीक है। एट वॉट टाइम इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर, मतलब बोल रहा है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा तो इस समय टाइम क्या होगा ये निकालना है। और उसी समय व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, इसी समय वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया, एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। पहला क्या बोला है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा तो उस समय टाइम क्या होगा, और उसी समय वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दोनों निकालना अपने को। और आगे बोल दिया है, ये तो ए नंबर था, अब बी नंबर इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो स्पीड बोला है मतलब अपने को निकालना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। स्पीड कहने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कुल मिलाकर अगर हिंट करना चाहें हम तुम लोगों को तो कैसे सॉल्व होगा ये, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जांपल में था। एक्स 16 मीटर दे रखा है, किसी टाइम पे होगा ये 16 मीटर, कौन सा टाइम है ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन टाइम अगर हम निकाल देंगे तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, v भी है, लेकिन टाइम नहीं है। और अपने को पोजीशन से रिलेट करते हुए निकालना है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन दे रखा अपने को 16 मीटर एक्स का। तो ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें पोजीशन हो। तो 2 इक्वेशन बच गया, एक हो गया वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, एक हो गया एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपने को टाइम और पोजीशन दोनों को रिलेट करते हुए करना है। तो टाइम और पोजीशन दोनों को रिलेट करते हुए एक ही इक्वेशन, वो इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग एस निकाल रहे हैं तो यू कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी टी हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हो जाएगा टी, हाफ हो जाएगा ए हो जाएगा 8 आई कैप टी 2 जे कैप और साथ में हो जाएगा टी स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो 10 जे कैप है ना, 10 जे कैप टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आई कैप टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जे कैप। परिवार मिलन कर देंगे यहाँ पे तो 4 आई कैप टी स्क्वायर, फिर जे कॉमन ले लेंगे तो 10 टी प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा जे कैप। तो अगर हम लोग पोजीशन बात कर लें तो ये आया आई कैप। आई कैप कहने का मतलब ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये है जे कैप कहने का मतलब हो गया ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो चीज़ है, ये पूरा जो चीज़ है अपने पास, ये एक्स कोऑर्डिनेट को ही बता रहा है। ये जो पोजीशन है ये एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, और ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है तो एक्स का वैल्यू कितना अपने पास 16, मतलब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 16 से। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम का वैल्यू निकालेंगे, और टी अगर निकल आएगा तो उस टी के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो वाई निकल आएगा, समझ आए। और अगर अपने पास पोजीशन निकल गया है, वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए आर से रिलेट करता है क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो ये जो चीज़ है इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो अपने को कहीं ना कहीं क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। थोड़ा उल्टा लिख दिया था, वेलोसिटी निकल के आएगा। वेलोसिटी भी आई और जे कैप के टर्म में होगा, और मैग्नीट्यूड निकालना तो आई स्क्वायर मतलब आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर अंडर रूट में कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ अपने पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकल के आएगा।
तो यहाँ पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन ये जरूर बता दिए कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्राई तुम लोगों को करना है, क्योंकि तुम लोगों को सीखना है। मेरा 11th हो चुका है और अच्छा नंबर आया था, घर वाले खुश भी थे। तो तुम लोगों को अपना देखना है और ट्राई इसको जरूर करना, हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग देख ले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, पहला पार्ट, आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये पता अपने को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो मतलब अपने को निकालना है, मान लो ये आर हम बोल देते हैं, R1 बोल देते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो। और R2 में दूसरा में दे रखा आई कैप माइनस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो। तो आसान है, कुछ है नहीं, मजाक कर रहे हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आर वेक्टर का, जैसे मान लो इसका आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो कुल मिला के मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे कर लें हम लोग, यहाँ पे R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में -1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड -1, इसका मतलब जो कोफिशिएंट है 1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब दोनों के लिए डायरेक्शन निकालना है, तो अगर दोनों के लिए डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए एक ही चीज़ है अपने पास, tan थीटा, और tan थीटा में भी हम लोग क्या लिखते हैं, y अपॉन में x। यहाँ पे y 1 है, x भी 1 है, तो 1/1 मतलब tan थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। यहाँ पे अगर tan थीटा हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन में x। y यहाँ पे है -1, x है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा -45 डिग्री। तो ये पार्ट तो हम लोग सॉल्व कर लें। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट यही था कि हम लोग को निकालना था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, आई कैप प्लस जे कैप का और आई कैप माइनस जे कैप का। तो ये दोनों हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी में आगे क्वेश्चन है इसी में आगे कह रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए, मतलब एक वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर दे रखा है, उसका हमको कंपोनेंट निकालना है, इसके लिए भी निकालना है और इसके लिए भी निकालना है। तो हम इसके लिए निकालेंगे, तुम लोग इसके लिए निकालेगा, ठीक है, अदला बदली। तो हम इसके लिए निकाल के बता दे रहे हैं कि कैसे निकाल रहे हैं, अगला तुम लोग ट्राई करेगा। तो पहले इसको साफ कर लें। तो पहले कुछ जानकारी ले लिया, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और कोई दूसरा वेक्टर अपने पास ये है, ठीक है, नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए वेक्टर, इसका नामकरण कर दिया बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है जिसको बोलते हैं हम लोग थीटा। तो जब कभी भी 2 वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल है और बोल दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक हम बोल देते हैं बात, एक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, ये हमको निकालना है। मतलब कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा वो देखो। तो ये निकलेगा ए बी कॉस थीटा, कि जो ए का कंपोनेंट होगा बी की तरफ वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन बताना तो हम क्या ले लेंगे, बी कैप। तो एक वेक्टर का हम कंपोनेंट लिए हैं जो क्या है अपने पास ए कॉस थीटा, और साथ में डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या ले लें, बी, क्योंकि बी के डायरेक्शन में है ना, तो बी के डायरेक्शन में डायरेक्शन किससे बता दिए, बी कैप से। अब इसी में हम लोग एक और जादू कर लेते हैं, वो एक जादू ये है कि हम ऊपर नीचे बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी कॉस थीटा। तो ये मेरे यहाँ लाइट चला गया, लेकिन हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन को फॉलो किया जाए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए। बी कॉस थीटा और साथ में हो गया अपने पास बी कैप। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये है अपने पास बी कैप जो डायरेक्शन बता रहा। अगर इसको भी लिखना चाहें तो हम वेक्टर के टर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है बी कैप के लिए। अब हम लोग क्या लिख लें, ये भी क्या है, एक तरह से मैग्नीट्यूड है। अब इसको अगले लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि ये है ए बी कॉस थीटा, और अगर ये ए बी कॉस थीटा है तो ये कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही तो होता है ए बी कॉस थीटा। साथ में अपने पास बी वेक्टर और अपॉन में है अपने पास बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अब जो देखने को मिल रहा है वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग में। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, या तो इसको स्क्वायर में लिखो या तो फिर इसको ऐसे अलग अलग रहने दो। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन है वो उसमें जो दे रखा है एक वेक्टर दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा साफ करके बता दें। जैसे मान लो एक वेक्टर दे रखा है जो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ए से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लिखा हुआ है 2i कैप, इधर तो नहीं चल रहा है 3j कैप, ठीक है, ये दे रखा। और एक हम लोग लिए हैं आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा होगा आई कैप माइनस जे कैप। तो हम पहले इसको लेके सॉल्व करें आई प्लस जे कैप में, ठीक है। तो यही कहानी होगा, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसे लिखना क्या अपने को, लिखना ए वेक्टर यही है अपने पास, इसको हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। साथ में क्या है अपने पास
बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। बी वेक्टर में क्या है, ये है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या ले लें, अपॉन में, तो ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब ये वाला, और ये वाला मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 आएगा। अगर हम लोग देखे थे इसका मैग्नीट्यूड √2 आता, और साथ में अपने पास बी वेक्टर एक और बार लेना पड़ेगा, वो क्या अपने पास आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा, मतलब कुल मिला के इसको सॉल्व करें, मतलब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और आई, मतलब अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर्स का तो आई स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आई और जे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2, और 2 को जब जे से करेंगे तो ये हो गया 0। फिर 3 को जब जे से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 को जे से करेंगे, 3 को आई से करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 को जे से करेंगे तो 3 आएगा, और अपॉन में √2 साथ में आई कैप प्लस जे कैप। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 5 √2 और आई कैप प्लस जे कैप। तो ये एक आंसर आ गया अपने पास, क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। इसी तरीके से सॉल्व करना है दूसरा वाला। दूसरा वाला कहने का मतलब है आई माइनस जे वाला। तो आई माइनस जे वाला बस क्या होगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ और आएगा, यहाँ माइनस लेके आएंगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो वो तुम लोगों को ट्राई करना है, ये हम कर दिए, ये हम बता दें। और कभी भी पूछा जाएगा डायरेक्शन निकालने के लिए, मतलब एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लिए, तो हमेशा ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, तो तुम लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा, मेरे को देखना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है अपने पास ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है कि फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। आर्बिट्री करने का मतलब है कि रैंडम मोशन हो रहा, कांस्टेंट मोशन नहीं है, वो रैंडम मोशन हो रहा। तो जब कभी भी कोई भी रैंडम मोशन होगा तो कौन कौन सा चीज़ ट्रू होगा, यही अपने को बताना है। तो पहला कुछ है इसमें, जो पहला दे रखा वो दे रखा, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल्स टू हाफ वेलोसिटी t1। मतलब कुल मिला के अगर लिखा जाए इसको तो ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाला। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला, मतलब पहले टाइम पे वेलोसिटी दूसरे टाइम पे अपॉन 2। तो ये बात तो एकदम गलत बोल रहा है। अगर आर्बिट्री मोशन हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, तो अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम ऐसे सम अप करके नहीं निकाल सकते, ये बात गलत हो जाएगा हम लोग को। अगर, क्योंकि जब कभी हम लोग ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जो वेलोसिटी जो चीज़ वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम लोग उसको एवरेज निकालने के लिए ये नहीं कर सकते कि मान लो एक जगह से शुरू करें, यहाँ पहुँचे, यहाँ कुछ वेलोसिटी को वापस यहाँ आ गए, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे तब तो गलत आने लगेगा। तो जब कभी भी आर्बिट्री मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया अपने पास फॉल्स। तो जो पहला वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा देखा जाए, दूसरा क्या कह रहा है, तो ये था ए नंबर। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर। बी नंबर इसमें कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी ही निकाला है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन से रिलेट करता हुआ निकाला। तो ये बात सही कह रहा है कि पोजीशन 1 माइनस पोजीशन 2 अपॉन में टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1। तो जब कभी भी हम लोग को वेलोसिटी निकालना तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही तो होता है पोजीशन अपॉन में टाइम। तो अगर दो पोजीशन है तो दोनों पोजीशन का डिफरेंस, कहने का मतलब अगर डिस्प्लेस करें हम लोग को, ये तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं, वैसे ही टाइम का। तो कहीं ना कहीं ये बात क्या अपने पास ट्रू है। तो आर्बिट्री मोशन के लिए अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन अपॉन में टाइम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी में था थर्ड वाला क्या कह रहा है, तो वो भी ट्रू फॉल्स है। तो पहला फॉल्स था इसमें, दूसरा ट्रू है। अब थर्ड वाला देखा जाए ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। आ गया पेन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स है। और ट्रू फॉल्स में भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी से रिलेट करता हुआ सारा क्वेश्चन है। तो अपने पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन जो रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं स्केलर क्वांटिटी से रिलेट करता हुआ। कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी इज़ वन दैट इज़ कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में ये जो है कंजर्व नहीं रहता। वैसे तो अगर अभी तक जितना जानकारी उस हिसाब से बोलते तो ये ट्रू समझ आता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं इसके लिए कंजर्व रहता। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, उस कोलिजन में आएगा इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। अगला है कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, तो ये बात भी गलत है। कैसे गलत है? वर्क के बारे में बात करें, वर्क क्या होता है अपने पास स्केलर क्वांटिटी, और वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो ये बात तो गलत बोल रहा है ना, क्योंकि वर्क नेगेटिव हो सकता है। आगे हम लोग बात करें कैन नेवर, ये तो हो गया मस्ट भी डायमेंशनलेस, तो ये भी तो गलत बोल दिया कि डायमेंशनलेस होगा। भाई कई सारे स्केलर क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है, तो डायमेंशन है, तो ये बात तो गलत हो रहा है, फॉल्स है ये भी। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, तो ये भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें डेंसिटी, जैसे देखो गलत करने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है जो दिमाग में आ रहा हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी जो होता है चेंज होता है जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, मतलब हाइट में चेंज करते हैं डेंसिटी में चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वेरी नहीं करेगा, तो ये बात तो गलत बोल रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब हाइट में ऊपर नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये बात भी गलत हो गया। ई नंबर हो गया हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, तो ये बात सही बोल रहा है कि मतलब अगर अलग अलग एक्सिस से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो जो वैल्यू निकल के आएगा सेम निकल गया, तो ये बात सही है कि हम लोग किसी एक्सिस से किसी एक टर्म का वैल्यू निकालेंगे स्केलर क्वांटिटी में, दूसरे एक्सिस से कोई और निकालोगा तो वो भी वही वैल्यू निकालेगा जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये बात ट्रू है बस यहाँ पे, बाकी सारा क्या था? फॉल्स था। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और वो भी बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, अपने पास आसानी से समझ आ जाएगा, जल्दी से करके उसको भी ख़त्म किया जाए। बाकी वैसे बहुत एनर्जी लो लगता। तो अब चला जाए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या रहा कि एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर, मतलब एक एयरक्राफ्ट है जो कितने हाइट्स पे उड़ रहा है? 3400 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो मान लो ये ग्राउंड हो गया, इसका जो हाइट हो गया 3400 मीटर ऊपर है एयरक्राफ्ट। कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग में कहाँ जहाँ था वहाँ से 10 सेकंड बाद जब उसको देखा गया है तो इस दौरान जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे था ए पोजीशन, पहुँच कहाँ गया? बी पोजीशन। तो ये जो ए से बी पहुँचने में समय लगाया है वो लगाया है 10 सेकंड का, और इस दौरान जो एंगल बना रहा है ग्राउंड पे टोटल एंगल वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर टोटल एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी 15 डिग्री होगा और ये एंगल भी 15 डिग्री होगा, और ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल, ये 90 ये 90 हो जाएगा। अब अपने को इतना तो हम लोग अभी तक पढ़ के निकाल लिए, समझ लिए। आगे निकालना क्या? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट निकालना अपने को। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ से यहाँ गया, मतलब कितना ट्रैवल का 2x, टाइम कहने का मतलब कितना लिया? 10 सेकंड लिया। अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो स्पीड निकल के आ जाएगा। अब x निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल का इस्तेमाल कर ले, जिसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया O, ये हो गया C, ठीक है। तो ACO देख लें, अगर ट्रायंगल AOC देखेंगे और यहाँ से हम लोग निकालने जाएंगे साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो क्या निकल के आएगा? AC परपेंडिकुलर बेस, बेस कहने का मतलब OC, और AC है अपने पास x, OC है अपने पास 3400 और साइन 15 डिग्री। अब देखो, अब थोड़ी देर पहले हम ये बात करते हैं, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता है एग्जामिनर हो चाहे बुक हो, तो इसका वैल्यू दे रखा हो, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को थोड़ी मालूम है, ठीक है। तो इसका वैल्यू उसको देना चाहिए, नहीं दे रखा तो यहीं पे हम छोड़ सकते हैं, या फिर इसको इधर भेज के x का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 3400 इंटू साइन 15 डिग्री। फिलहाल जो मेरे पास है साइन 15 डिग्री का वैल्यू वो है 0.2679, और जब 3400 को इधर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 910.86, और जब x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, यहाँ पे पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो वो मिल जाएगा 182.2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड निकल के आ जाएगा 182.2। तो कुल मिला के जो भी था अपने पास सारा न्यूमेरिकल NCERT का सॉल्व कर लिया हम लोग। बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है और हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत इफेक्टिवली समझ पाएगा, और सीखना है तो करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बाकी मेरा तो 11-12 हो चुका है, हम तो नौकरी भी पा गए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है मेरा जीवन। बाकी अपना देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है। फिर राम राम।